Good morning, class. Today we will start the chapter number 9, The Living Organism and Their Surroundings. इस चैप्टर में हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग यानी जिस हैबिटेट में वो सर्वाइव करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें कई टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, एनिमल्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग भी नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, क्लोथ्स, पेपर्स, पेंसिल, बेंच, चेयर, वॉटेवर। नाउ ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सारे लिविंग थिंग्स कहलाते, और जो भी कार, स्टोन, क्लोथ्स है, पेपर्स है, पेंसिल है, ये सब नॉन लिविंग थिंग कहलाते हैं। यानी कि हमने हमारी सराउंडिंग में लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों को ही देखा है, और दोनों ही मैटर से बनती है। और वी नो दैट एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो अपना स्पेस कवर करती है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर की बहुत वेल डिफाइंड है कि जिसका मास हो और जो स्पेस कवर करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो भी अपनी स्पेस कवर करती है, एयर का भी कुछ वेट मास होता है। ठीक है, तो वो मैटर कहलाता है। सो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करने का सेंस ये होता है कि अगर वो चीज़ उस स्पेस पर है तो वो कोई या कुछ लिमिट में अपनी स्पेस तो कवर करती है, उसकी जगह दूसरी चीज़ नहीं आ सकती। अगर वो एक चीज़ ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है तो उसने अपना स्पेस कवर कर रखा है। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होती है सभी मैटर से बनी है, इन द सेंस सभी का मास होता है और सभी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ऑल लिविंग थिंग्स लुक अ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और सभी लिविंग थिंग्स एक दूसरे से अलग दिखाई देती है, क्योंकि भले ही उनमें कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है लेकिन फिर भी वो आपस में अलग दिखाई देती है। अब हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग थिंग में होती हैं और नॉन लिविंग थिंग में भी होती है लेकिन फिर भी दोनों अलग है। ठीक है, जो कि आपने पढ़ लिया है पहले भी। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आपने एक बिल्डिंग या वॉल की बात की जाए तो आपने देखा होगा कई सारी ब्रिक्स यानी कि ईंटों को आपस में जोड़कर एक वॉल बनाई जाती है, और वॉल बना के पूरी कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बनाई जाती है। तो वो जो एक वॉल है वो हमारी पूरी बॉडी की एक सेल की तरह काम करती हैं। तो फाइनली हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? जैसे पूरी वॉल किससे मिलकर बनी है? एक सिंगल यूनिट ब्रिक से। ऐसी कई सारी ब्रिक्स जुड़ती जाएगी और पूरी स्ट्रक्चर बनती जाएगी। उसी तरह हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है। कई सारी सेल्स आपस में जुड़ती जाती है और पूरी लिविंग थिंग की बॉडी बनती जाती है। अब आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी की बात करते हैं तो वो कई सारी सेल्स को मिलाकर बनी हुई है। ठीक है, अगर आप हमारी बॉडी की इंडिविजुअल सेल को देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, उसकी साइज़ इतनी छोटी होती है, और ऐसी कई सारी सेल्स मिलकर पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है। बट अर्थ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिंगल एक ही सेल से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट इनकी क्वालिटी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है, मतलब इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी है। जैसे अमीबा आपको नज़र आ रहा होगा, इरेगुलर शेप है। पैरामीशियम फुटवियर टाइप का एक शेप होता है इसका, और बैक्टीरिया आप देख ही सकते हैं। नाउ सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी स्ट्रक्चर सिंगल सेल की बनी होती है और जिन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है। नाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आर नॉट पॉसिबल टू नेक्ड आई, मतलब आप इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते,
और दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, आप नाइक डाई से अमीबा, पैरामीशियम इनको नहीं देख सकते क्योंकि एक सेल की साइज़ इतनी छोटी होती है कि वो आपको नॉर्मली नज़र नहीं आती। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हमेशा हम माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, जो हम हमारे आसपास देखते हैं, वो मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, काऊ, डॉग, बफेलो, रैबिट, रैट, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कई सारी यानी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, और जो दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ऐसी कई सारी सेल आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार करती है जो हम देख सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। उन सभी सेल की जो साइज़ और शेप होती है वो अलग अलग होती है और वो अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग ले लो, हमारी पूरी बॉडी जो है वो कई सारी सेलों से मिलकर बनी है, यानी कि हम बहुत सारी, हम ये बोल सकते हैं कि हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं। हमारी बॉडी में कई सारी सेल्स हैं, लेकिन वो जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं और जो बहुत सारी सेल्स हैं, वो सभी सेल्स आपस में सेम नहीं हैं। उन सेल्स के ग्रुप बने हैं, यानी कि उन सेल्स में भी कुछ डिससिमिलरिटीज़ होती है। ठीक है, और वो सभी सेल्स के साइज़ और शेप और फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि हार्ट या मसल सेल की बात करते हैं हम। ठीक है, तो मसल सेल सारी एक जैसी होती है दिखने में, बट वो ब्लड की सेल से अलग होती है। तो आपने देखा होगा बॉडी में मसल्स भी है, ब्लड भी है, बोन्स भी है, पर बोन्स की सेल्स अलग होगी, उनकी साइज शेप अलग होगा। नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स अलग होंगे, उनकी साइज शेप अलग होगा। मसल सेल की शेप और साइज़ अलग होंगे और फंक्शन भी अलग होंगे। तो बॉडी में हर सेल्स के एक दूसरे से अलग अलग है, और जो सेम होती है उनके ग्रुप बनकर अलग अलग ऑर्गन बनाती है। नाउ ऑब्जर्व सेल्स ऑफ ओनियन पील। इवन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सेल की स्ट्रक्चर या डिस्कवरी की गई थी, खोजा गया था कि सेल कैसी दिखाई देती है, तो सबसे पहले ओनियन पील्स पर ही स्ट्रक्चर किया गया था, और एक जो ट्री होता है उसकी बार्क यानी कि छाल पर। ठीक है, यानी सेल की जो स्टडी स्टार्ट की थी वो सबसे पहले प्लांट से ही स्टार्ट की है। तो आप एक ओनियन लीजिए, ग्लास स्लाइड लीजिए, कवर स्लिप लीजिए, फॉर्सेप, आयोडीन सॉल्यूशन और माइक्रोस्कोप। नाउ आपको एक ओनियन बल्ब लेना है और उसको कई छोटे छोटे पीसेस करना है। अब एक छोटा सा स्मॉल पीस लेना है ऑनियन का, और उसके ऊपर जो थीन लेयर होती है, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, दो ओनियन पील के बीच में पाई जाती है, उसे आप अलग कर लीजिए धीरे से और ग्लास स्लाइड के ऊपर प्रॉपर तरीके से रख दीजिए। उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालिए और उस पर कवर स्लिप से उसे रखकर उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इस तरह से हेक्सागोनल शेप बनता जाता है और आपको वहाँ पर साइड में न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ये देखिए, आप न्यूक्लियस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरी सेल है और इस सेल का न्यूक्लियस साइड में, इस पूरी सेल का न्यूक्लियस साइड में। ये जो बड़ी सी स्पेस पाई जाती है इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। अभी आपके लिए 6th क्लास में नेम लर्न करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट आप लर्न कीजिए, अब आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में पढ़ना है। वैक्यूल्स होता है ये जो स्पेस पाई जाती है। हर सेल का न्यूक्लियस यानी सेंटर होता है, बट वो बीच में ना रहते हुए प्लांट सेल में कहाँ होता है, साइड में। ये न्यूक्लियस है। ये जो बाउंड्री है इसकी येलो वाली, जो एक सेल से दूसरी सेल को सेपरेट करती है, ये बाउंड्री कहलाती है सेल वॉल। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है, इस बड़ी सी गैप के आसपास जो ये फ्लूइड फील है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे उसे हम? साइटोप्लाज्म। और जब ये तो पूरी ओनियन सेल है,
जब इसे बहुत मैग्नीफाइड यानी जूम करके देखा गया तो वो ऐसे ही दिखाई देती है। अदरवाइज जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कई सारे छोटे छोटे चैम्बर्स आपको दिखाई दिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह के अलग अलग चैम्बर्स दिखे। और ये जो एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर मिलाकर एक सेल कहलाता है। ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल है ना, ये 1 2 3 4 5 ये एक सिंगल सेल है, एक बाउंड्री से जो कवर है वो एक सिंगल सेल है, दूसरी वाली दूसरी सेल है, तीसरी वाली तीसरी सेल है। इस तरीके से सारी सेल्स इस तरह से अरेंज होती है, तब जाके एक स्ट्रक्चर तैयार होती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग थिंग। सेकेंड थिंग आप देखोगे कि लिविंग थिंग में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सेल्स जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होकर ग्रुप बनाती है, और जो सेम टाइप की सेल्स होती है वो अपने अपने जैसी सेल से मिलकर ग्रुप बनाकर एक प्रॉपर ऑर्गन बनता है और एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब जो सिमिलर सेल होती है, जो एक जैसी होती है, शेप साइज फंक्शन, वो सभी सेम फंक्शन परफॉर्म करती है और आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। ठीक है, और जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं टिश्यू के, वो सब मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आप इससे समझ सकते हैं, एक सेल है और पूरी बॉडी में ये जो सेम टाइप के सेल्स हैं, ये सारी सेल्स आपस में कंबाइन हुई, इस तरह से मिलकर ये प्रॉपर अरेंज हुई, जिसे हम कहेंगे टिश्यूज़। अब ऐसे इसी टाइप के सेल्स के सेम टाइप के ऐसे कई सारे टिश्यूज़ होंगे, सारे टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन। अब जैसे कि ये क्या है आपका स्टमक, तो स्टमक के जितने भी टिश्यूज़ है वो सब सेम होंगे, सबकी साइज़ भी सेम है, सबके शेप भी सेम है, सबके फंक्शन भी सेम है, और सारे टिश्यूज़ सेम टाइप की सेल से बने। अब जितने भी अब जो स्टमक बन गया है तो ये सारे टिश्यूज़ मिलकर एक स्टमक बनाएंगे। तो बताओ पूरा स्टमक की ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग वर्क करेगा क्या? नहीं, सभी टिश्यूज़ सेम टाइप के हैं तो पूरा मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसी तरह लीवर की बात करते हैं, लीवर की सारी सेल्स जो होगी वो मिलकर लीवर के टिश्यूज़ बनाएगी, लीवर के टिश्यूज़ मिलकर लीवर बनाएंगे, और फिर लीवर अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। लीवर स्टमक का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। स्टमक लीवर का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसी बॉडी में हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो सेम टाइप के सेल से मिलकर बना होता है और सेम टाइप के टिश्यूज़ बनते हैं और सेम टाइप के टिश्यू से सेम टाइप का ऑर्गन बनता है। ठीक है। थर्ड, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन। देखो सेल्स ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। अब टिश्यूज़ के जो ग्रुप होंगे वो आपस में मिलेंगे और एक सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। टिश्यूज़ का मिलना क्या कहलाएगा? ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन बना है, ऐसे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, मतलब जैसे स्टमक बन गया, उसी तरह लीवर की सेल मिलकर लीवर बनाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे मिलाकर ये फूड पाइप है। तो ऐसे मिलाकर सारे ऑर्गन्स आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। तो जब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशंस के साथ, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जो सेल्स ने ग्रुप बनाकर टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ के ग्रुप मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, और ऐसे कई सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर पूरी बॉडी की ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि माउथ, स्टमक, इसोफेगस, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब मिलकर एक कौन सी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।